Hello students and welcome to this new video where this is part 3 of your chapter number 3, and today we are going to see effects of World War II, immediate effects. What were the effects after the World War II? In the last video we have seen the whole map video of World War II and how the World War II occurred, as well as what happened in the World War II, क्या हुआ, कौन जीता, कैसे हारा, जो भी सब चीज है वो हमने देखा। अभी हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू की, जो इमीडिएट इफेक्ट्स आई है, तुरंत इफेक्ट्स क्या आई थी। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं दिस वॉर। फर्स्ट इकोनॉमिक इफेक्ट्स है बेटा। इकोनॉमिक इफेक्ट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई दिस वॉर हैज कॉज्ड हॉरेंडियस डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। हॉरेंडियस मतलब भयंकर, तो बहुत ही भयंकर तबाही मचा दी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर टू ने। ऑल द इन्वॉल्व्ड नेशंस हैड इनकर्ड ह्यूज एक्सपेंसेस। तो बहुत ही जितने भी नेशंस वहां पे वर्ल्ड वॉर टू में इंक्लूड थे या वर्ल्ड वॉर टू में इन्वॉल्व थे, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर पार्ट लिया था, वो सारे नेशंस ने बहुत ही सारे एक्सपेंसेस इनकर किए थे। एक्सपेंसेस इनकर करने का मतलब क्या हुआ बेटा, बहुत ही खर्चा किया था और बहुत ही पैसे उसके अंदर वेस्ट हुए थे। अमेरिका ने $350 बिलियन वेस्ट किए, स्पेंड किए, खर्चे। अमेरिका ने $350 बिलियन खर्चे थे और बाकी सारे नेशंस ने $1000 बिलियन से ज्यादा खर्चे थे। इतनी ही सेम अमाउंट की प्रॉपर्टीज भी डैमेज हुई थी। इंग्लैंड ने अपनी प्रॉपर्टी में 2000 करोड़ का लॉस हुआ। उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें 2000 करोड़ का लॉस हुआ था। और जर्मनी का तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता, जर्मनी तो हार गई थी। तो जर्मनी मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कितना खर्चा जर्मनी ने किया था। The nations of the world gave more importance to the production of arms and ammunition. तो जो भी nations वर्ल्ड वॉर टू में अंदर इन्वॉल्व थे, वो नेशंस ने आर्म्ड और एम्यूनेशन में, मतलब गोला बारूद, हथियार, उसमें बहुत ही पैसे डाले हुए थे। उसमें उसके प्रोडक्शन में बहुत ही पैसे डाले हुए थे। सो देयर वाज अ स्कैरसिटी ऑफ थिंग्स फॉर बेसिक नीड्स। तो अभी जो भी जरूरियात की चीजें हैं, है ना, जो भी चीजें हमको जरूरत है हर रोज डेली रूटीन में, वो चीजों में बहुत ही स्कैरसिटी आ गई थी बेटा। स्कैरसिटी का मतलब वो चीजें बहुत ही कम हो गई थी और नहीं मिल रही थी वो चीजें। डिमांड बहुत ही थी लेकिन सप्लाई बिल्कुल भी नहीं था। प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, प्रोडक्शन ये चीजों का कम हुआ। इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज हुआ। ठीक है, सब चीजों का प्राइस बढ़ने लगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड, पीपल वेर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड। तो लोग वो टाइम पे अपना घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। देयर वाज अ स्केर्सिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जो जरूरत की चीजें थी, है ना, उसकी स्केर्सिटी आ गई थी। कोई भी ऐसी चीज जो आप डेली यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नेसेसरी गुड्स। तो वो सारी गुड्स में स्केर्सिटी आ गई। स्केर्सिटी का मतलब बहुत ही कम हो गए थे वो गुड्स। मार्केट के अंदर जितने चाहिए उतने नहीं मिल रहे थे। लोगों की इकोनॉमिक लाइफ एकदम शैटर हो चुकी थी। शैटर मतलब खत्म ही हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी उनकी इकोनॉमिक लाइफ। पैसे कमाने के लिए उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता था और लोगों के पास इनकम ही नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। एज अ रिजल्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर पुश्ड इनटू एन इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी आया। वर्ल्ड वॉर वन के बाद भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू हो गई थी। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। बहुत ही चेंजेस हुए वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के अंदर। तो भाई वर्ल्ड वॉर टू के बाद चाइना के अंदर क्या हुआ, तो चाइना के अंदर कम्युनिज्म एक्सेप्ट हुई। जो रशिया के अंदर था ना, वो सेम चीज कम्युनिज्म चाइना के अंदर एक्सेप्ट हुई। मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड were impressed by the way Russia had made a fast progress with its communist measures with the Bolshevik revolution. तो बहुत ही नेशंस, बहुत सारे नेशंस वर्ल्ड के अंदर रशिया ने जो भी प्रोग्रेस किया, जो भी डेवलपमेंट किया था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की वजह से और कम्युनिस्ट मेजर्स की वजह से, उनके अंदर कम्युनिज्म लागू हुआ था। और कम्युनिज्म के अंदर क्या होता है भाई, गवर्नमेंट के अंडर सब कंट्रोल होता है। तो उससे रशिया का प्रोग्रेस देख के चाइना भी इम्प्रेस हो गया था। चाइना टू वाज इम्प्रेस्ड। जापान had become weak after the second world war. Under these circumstances its control over China had receded. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान भी वीक हो चुका था। और जापान वीक होते हुए जो टेरिटरी चाइना की जापान के अंडर कंट्रोल में थी, वो चाइना ने वापस जब्त कर ली थी। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इस कंट्रोल ओवर चाइना हैड रिसीडेड। तो जो भी कंट्रोल था चाइना के ऊपर जापान का, वो वापस चला गया था।
इसका एडवांटेज लेके माओ से टंग ने 1949 में कम्युनिस्ट रूल लागू किया। जब चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद कम्युनिस्ट रूल लागू किया गया था। तो भाई इमीडिएट इफेक्ट क्या आई थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद? फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि भाई इकोनॉमिक इफेक्ट, लोग इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा चुके थे, पूरी कंट्री इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा चुकी थी। बहुत खर्चा किया था अमेरिका ने और बाकी सारे नेशंस ने, जर्मनी ने, इंग्लैंड ने, प्रॉपर्टी बहुत ही वेस्ट हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर हमने देखा कि कम्युनिज्म इन चाइना, ये चेंज आ गया था, चाइना में कम्युनिज्म लागू हो गया था और माओ से टंग ने कम्युनिस्ट रूल 1949 में लगाया था। तो भाई बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, ये थर्ड पॉइंट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था भाई, ये कोल्ड वॉर क्या है देखते हैं हम। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू सुपर पावर्स, अमेरिका एंड रशिया। अमेरिका और रशिया दोनों का बहुत ही बड़ा रोल था वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। तो अमेरिका और रशिया बहुत ही बड़े सुपर पावर्स वर्ल्ड वॉर टू के बाद बन गए थे। वॉर के टाइम पे दोनों फ्रेंड्स थे, बोथ द नेशंस वेर फ्रेंड्स, बट आफ्टर द वॉर द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम वेंट ऑन इंक्रीजिंग। तो भाई ओपिनियन का डिफरेंस होना मतलब क्या कि उनकी उनका विचार करने का जो वे है वो डिफरेंट पड़ रहा था। अमेरिका डेमोक्रेटिक था, दस द डेमोक्रेटिक अमेरिका एंड द कम्युनिस्ट रशिया बिकेम म्यूचुअली अपोजिट ग्रुप्स। तो भाई अमेरिका डेमोक्रेटिक था और रशिया कम्युनिस्ट था। अमेरिका सोचना ये था कि फ्री होना चाहिए मार्केट, रशिया का सोचना ये था कि भाई सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। तो हर एक बात में एक दूसरे के साथ ऑपोजिट हो रहे थे वो, तो एकदम म्यूचुअली ऑपोजिट ग्रुप बन गए वो। डिफरेंट दोनों ग्रुप आ गए, आमने सामने आ गए थे अमेरिका और रशिया। और बाकी सारे जो छोटे छोटे नेशंस थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो ये दो ग्रुप्स को ज्वाइन करने लगे अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। उनको जैसा ठीक लगा वैसे ये नेशंस को ज्वाइन करने लगे थे। The war of words and war of ideologies that both superpowers initiated in order to support or oppose each other's opinion create the atmosphere of Cold War. तो शब्दों का जंग लड़ा जाता था वो टाइम पे, शब्दों से, बातचीत से, साम सामने बोलाचाली होती थी। द वॉर ऑफ वर्ड्स एंड वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, उनका थिंकिंग एकदम अलग ही बैठता था ना। अमेरिका डेमोक्रेटिक है, रशिया कम्युनिस्ट है, तो उनका थिंकिंग ही अलग बैठता था। तो वही दोनों ये वॉर की वजह से आमने सामने, ये शब्दों की वजह से, ये आइडियोलॉजीज की वजह से आमने सामने वॉर में आ गए थे। लेकिन वॉर वेपन से नहीं था, वॉर था वर्ड से, आइडियोलॉजीज से, और एक दूसरे के ओपिनियन को या तो सपोर्ट या अपोज करने में साम सामने आ गए थे। यही एक एटमोसफियर बना कोल्ड वॉर का। कई बार तो ऐसे सिचुएशन भी देखने को मिले कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ऐसे सिचुएशन आ गए थे जब न्यूक्लियर वॉर होने ही वाला था और रह गया था। रशिया और अमेरिका दोनों ने क्यूबा पे, क्यूबा को बचाने के लिए, क्यूबा कम्युनिस्ट था, तो रशिया ने उसको बचाने के लिए वहां पे न्यूक्लियर मिसाइल्स रखे थे, और अमेरिका ने क्यूबा पे अटैक करने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल्स ताक के रखे थे। तो वो सिचुएशन आ गई थी थर्ड वर्ल्ड वॉर की। और अगर वो होता वो बहुत भयंकर होता, न्यूक्लियर वॉर होता वो। लेकिन फिर एक दूसरे के जो लीडर्स थे, अमेरिका और रशिया के जो लीडर्स थे, वो एक दूसरे से बात की उन्होंने हॉटलाइन पे सबसे पहली बार, और फिर ये क्यूबा से मिसाइल्स हटाने की बात की उन्होंने। तो फिर वो वॉर की जो वॉर का जो डर था वो फिर खत्म हुआ। तो भाई यूनाइटेड नेशंस क्या है, हम उसकी बात करते हैं। बेटा ये सबसे पहले तो आप देखिए एम्बलम है यूनाइटेड नेशंस का। द एंड एम्बलम में आपको पूरा ग्लोब दिख रहा है, जहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। ये रहा इंडिया। ओके। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस फॉर्म किया गया था, जो हमने देखा था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद हमने लीग ऑफ नेशंस फॉर्म किया था वर्ल्ड पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। But the fact that the World War II occurred meant that the League of Nations was a failure. तो World War II हुआ, इस वजह से League of Nations तो एक फेलियर प्रूव हो गया था कि भाई वो एक फेलियर ही है, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाया। At the end of World War II, on 24th October 1945, United Nations was established with the purpose of peace, security and coexistence in the world. तो 1945 में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस फॉर्म किया गया वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जिसका मकसद क्या था बेटा? शांति मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना
और कोएक्सिस्टेंस, कोएक्सिस्टेंस मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, ये उसका मकसद था। पर्पस ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड कोएग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। उसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। तो देखो ये है बिल्डिंग यूनाइटेड नेशंस का, आपको जो दिख रहा है वो हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड नेशंस का, जहाँ पे सारी कंट्रीज के फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे भी है फ्लैग्स। भाई यूनाइटेड नेशंस बनाने के लिए अमेरिका के जो एफर्ट्स हैं, अमेरिका ने जो मेहनत की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब से ज्वाइन किया ना, तब से ही उनकी जो मेहनत थी वो शुरू हो गई थी कि भाई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को हमको बनाना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तब से मेहनत चल रही थी अमेरिका की, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो ज्वाइंट हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट made four important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress with the intention of human freedom, peace and security. तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 4 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए थे फ्रीडम के बारे में कि जो हमको देने होंगे। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जब उन्होंने स्पीच दी थी तो उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए थे। वो 4 पॉइंट्स हम देखते हैं। बेटा वो 4 पॉइंट का मकसद क्या था? विद द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, कि इंसानों को फ्रीडम मिले, शांति हो और सिक्योरिटी हो, कि कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट पॉइंट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, लोगों को बोलने की फ्रीडम और सोचने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन सिलेक्ट करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम, उनको जैसे भी पैसे खर्चने हो, जैसे भी कमाने हो, वैसे कमाने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। एंड राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो डर के सामने फ्रीडम हमको मिले, कि डर से हमको छुटकारा मिले। तो ये 4 पॉइंट उन्होंने रखे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने। Later, President Roosevelt and the British Prime Minister Churchill prepared an 8-point agreement while they were on a ship in the Atlantic Ocean, which later came to be known as Atlantic Agreement. तो भाई प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, वो दोनों ने मिलके 8 पॉइंट का एग्रीमेंट प्रॉपर बनाया था उन्होंने, जो बनाया था जब वो शिप के अंदर थे, अटलांटिक ओशियन में ट्रैवल कर रहे थे, तो शिप के अंदर थे, तो इसीलिए वो एग्रीमेंट का नाम पड़ गया है अटलांटिक अग्रीमेंट। द अग्रीमेंट इंक्लूडेड मैटर्स लाइक मेंटेनिंग फ्रीडम एंड सोवेनिटी ऑफ एवरी नेशन, पीस, सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिसआर्मामेंट। एक एक पॉइंट फटाफट बता देता हूँ आपको। तो जो अग्रीमेंट है बेटा, उसके अंदर क्या था? सबसे पहला, फ्रीडम मेंटेन करना, मेंटेनिंग फ्रीडम एंड सोवेनिटी ऑफ एवरी नेशन, तो हर एक नेशन की रिस्पेक्ट मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना, शांति मेंटेन करना, सिक्योरिटी मतलब सब चीज का ध्यान रखना, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, तो लोगों का सोशली सोसाइटी के अंदर और इकोनॉमिकली पैसों से वेलफेयर, है ना, अच्छा हो। एंड डिसआर्मामेंट, तो हम वेपन्स कंट्रोल्ड रखें। Then the foreign ministers of Britain, America, Russia, and China met in Moscow for world peace, which came to be known as Moscow Declaration. तो भाई फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया और चाइना, ये 4 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले। कहाँ पे मिले? मॉस्को में। मॉस्को में मिले और वर्ल्ड पीस के लिए वो मिले थे, जिसमें वो जो भी उन्होंने डिस्कस किया वो बना गया है मॉस्को डिक्लेरेशन। नवंबर 1943 में 3 सुपर पावर्स ने तेहरान के अंदर कॉन्फ्रेंस की थी। तेहरान, ठीक है, 3 सुपर पावर्स ने कॉन्फ्रेंस की थी नवंबर 1943 में। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 नेशंस प्रिपेयर्ड द एग्रीमेंट फॉर द यूनाइटेड नेशंस एट वॉशिंगटन। 50 नेशंस में मिलके, 50 नेशंस के लोगों ने मिलके यूनाइटेड नेशंस में अग्रीमेंट प्रिपेयर किया, और वो प्रिपेयर किया था वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका, सितंबर 1944 में। अक्टूबर 24 1945 में 51 मेंबर नेशंस ने यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट डिक्लेयर किया कि भाई यूनाइटेड नेशंस हमने एस्टैब्लिश कर दिया है, अक्टूबर 24 1945। India is also a part of it. Since then, 24th October is celebrated as United Nations Day all over the world. Presently, 193 nations are member of United Nations. तो 24th अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे माना जाता है। इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है
और 193 नेशंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अभी मेंबर है। बेटा हम एकदम ध्यान से देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनका स्ट्रक्चर क्या है। 6 ऑर्गन्स है। फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सिक्स्थ है सेक्रेटरिएट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? नेदरलैंड के अंदर हेग जो सिटी है उसमें है। बाकी सारे काउंसिल जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये आपको याद रखना है भाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग नेदरलैंड में है और बाकी सारे काउंसिल जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट की, जनरल असेंबली। तो ये सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जनरल असेंबली। इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल मेंबर नेशंस। तो यहाँ पे जो हम पिक्चर देख रहे हैं वो जनरल असेंबली हॉल है, ठीक है। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंट, यहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत या जो भी जो काउंसिल होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे करते हैं। एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू दिस। हर एक नेशन मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकता है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे एक कंट्री का एक ही वोट गिना जाता है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, वहाँ पे एक एक नेशन एक एक वोट कर सकता है और एक नेशन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकता है। इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंड एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। भाई इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में वो लोग बातचीत करते हैं, वो लोग एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं और रिकमेंड, रिकमेंड मतलब उनको सलाह देते हैं कि भाई हमको क्या करना चाहिए। किसी भी मैटर, इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई भी मैटर हो तो उस पर बातचीत यहाँ पे होती है। यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल के द्वारा बजट जो पास किया जाता है वो प्रेजेंट किया जाता है। इट एक्सेप्ट्स द बजट प्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल एवरी ईयर एंड अलोकेट्स द एक्सपेंसेस। तो जनरल असेंबली के अंदर सेक्रेटरी जनरल जो भी बजट पास करते हैं या जो भी बजट प्रेजेंट करते हैं वहां पे, वो वहां पे एक्सेप्ट हुआ जाता है। एक्सेप्ट मतलब वो वहां पे माना जाता है। ये बजट हर साल होता है और एक्सपेंसेस एलोकेट किए जाते हैं, किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना खर्चा करना है किस पे, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं और एक्सेप्ट की जाती हैं। इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशंस, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्मामेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर्स। तो भाई वो क्या करता है, वो सॉल्यूशन फाइंड करता है, वो सॉल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करता है। जो भी नेशंस के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, कहीं पे ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कहीं पे वेपन्स के प्रॉब्लम्स है, डिसआर्मामेंट की बात की हमने, वेपन्स के अगर कुछ प्रॉब्लम्स है या वेपन्स कोई बढ़ा रहा है तो उसको कम करने हैं, कितने लिमिट में रखने हैं, उसकी बातचीत की जाती है और बाकी सारे और इंटरनेशनल मैटर्स की बात वहां पे की जाती है। डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी इन जनरल मैटर्स। तो जनरल मैटर्स के अंदर और सारे मैटर्स के अंदर टू थर्ड मेजोरिटी से डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर 3 में से 2 कंट्रीज मान जाती है तो वो डिसीजन लिए जाते हैं। 2/3 ऑफ द मेजोरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर मान लो कि वहां पे 100 कंट्रीज बैठी है, सपोज सपोज वहां पे 100 कंट्रीज बैठी है, तो वहां पे 66 कंट्रीज अगर वो डिसीजन के लिए अग्री करती है तो वो डिसीजन पास हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करते हैं बेटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन दिस, विच इज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ABFRC, ABFRC, ओके, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना। अदर 10 कंट्रीज आर नॉट परमानेंट मेंबर्स। बाकी 10 कंट्रीज भी है ये काउंसिल के अंदर, ये मेंबर्स में, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती है। वो लोग 2-2 साल में जनरल असेंबली से इलेक्ट की जाती है कि भाई 2 साल के लिए आप सिक्योरिटी काउंसिल में भाग ले सकते हैं। दिस काउंसिल एंजॉयज ट्रिमेंडस पावर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भाई ये काउंसिल के पास, ये जो 5 कंट्रीज है और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं, वो उन लोगों के पास बहुत ही पावर होते हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए।
It solves the problems and disputes of the nations peacefully through negotiations and mediations. तो बातचीत करके, negotiation करते करके और mediation मतलब थर्ड पार्टी को इंक्लूड करके वो जो बातचीत करते हैं उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं. अगर नेशंस के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है या कोई भी नेशन दूसरे नेशन पे अटैक कर देता है तो यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो बातचीत होती है और वो पीसफुली होती है. कोई भी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेगा. When any one permanent member does not vote in support of some important international member, it cannot take a decision on that. तो भाई अगर ये कोई भी डिसीजन लिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, कोई भी एक परमानेंट मेंबर पांच में से कोई भी एक परमानेंट मेंबर अगर नहीं वोट करता है सपोर्ट में, डज नॉट वोट इन सपोर्ट, ठीक है, ऑफ सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर, कोई भी मैटर इंपॉर्टेंट है तो उस पे वो एक भी पांच में से कोई भी एक वोट नहीं करता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाता है. दिस पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स इज कॉल्ड वीटो और राइट टू डिनाई. तो ये पावर को बोला जाता है वीटो पावर, मतलब राइट टू डिनाई, मना करने का राइट. वीटो पावर, रशिया हैज यूज्ड दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. तो रशिया ने कई बार वीटो पावर यूज किया है. जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें रशिया ने कई बार मना किया है. देखो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि अमेरिका ने 82 बार मना किया है, वीटो पावर यूज किया है अपना. ब्रिटेन ने 32 बार यूज किया है वीटो पावर. फ्रांस ने 18 बार यूज किया है. चाइना ने 4 बार यूज किया है और रशिया ने 122 टाइम्स अपना वीटो पावर यूज किया है. ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर इट. ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा जनरल असेंबली देखा है ना, फिर सिक्योरिटी काउंसिल देखा, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक भी बोला जाता है. ECOSOC, इकोसॉक. तो भाई ये जनरल असेंबली जो होती है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स कैसे इलेक्ट करती है. तो जनरल असेंबली अपने जो रिटायरिंग मेंबर्स होते हैं ना उनको 3 साल के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में अपॉइंट करती है. ये काउंसिल क्या करती है बेटा, ये काउंसिल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए काम करती है. जितने भी वर्ल्ड के अंदर नेशंस हैं, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए, उनकी उनकी जो लिविंग, उनके वो जो डेवलप कर रहे हैं वो ज्यादा डेवलप करें, उस वजह से और उस कारण वो डिसीजंस लेती है. और वो बिल्कुल भी बायस नहीं करती है, विदाउट एनी बायस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड रीजन. तो बिल्कुल भी बायस रखती नहीं है. दिस काउंसिल एंड सब काउंसिल्स वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो काउंसिल और सब काउंसिल काम करते रहते हैं. ठीक है, तो ये काम क्या करती है बेटा, काउंसिल और सब काउंसिल पूरे वर्ल्ड में काम करती है और सब वर्ल्ड जो भी कंट्रीज है उनको डेवलप करने के लिए काम करती है. बेटा अभी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ना, जो मेन बड़ा सा काउंसिल है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके अंडर बहुत सारे काउंसिल, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं. तो उसकी हम बात करेंगे. सब काउंसिल जो हम बोले ना, सब काउंसिल, तो काउंसिल के नीचे जो आते हैं उसको हम बोलते हैं सब काउंसिल. तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल WHO, उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वो क्या काम करती है बेटा, नाम से ही पता चलता है हमको क्या काम करती है, हेल्थ है ना. वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए काम करती हैं. अभी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मॉनिटरी मतलब पैसा, वर्क्स टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल सिक्योरिटी. क्या काम करती है बेटा, जो भी नेशंस हैं अगर डूब रहे हैं तो उसको ऊपर लाने का काम करती है. जो भी नेशंस को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसमें वो हेल्प करती है. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF. बेटा ये सब शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है. FAO की हम बात करते हैं भाई. FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. बेटा ये जो आपके सामने मैं स्क्रीन पे चार पिक्स दिख रहे हैं आपको, FAO का है, ILO का है, यूनिसेफ का है, यूनेस्को का है. तो बेटा ये जो है उस पे आपको पूछ सकते हैं भाई ये लोगो किसका है. मैंने भी लास्ट एग्जाम में 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा था बच्चों को कि भाई ये लोगो किसका है, ऐसा पूछ सकते हैं. तो FAO का लोगो देखिए,
नाम पे आपको लोगो कनेक्ट कर सकते हैं आप। देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई नाम से ही पता चलता है किसके लिए काम कर रहे होंगे वो, फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए। हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल। फूड, फूड मतलब उसमें से खाना हमको प्रॉपर मिले, सब लोगों को प्रॉपर कैलोरी मिले, वो सब ध्यान रखते हैं वो। तो बेटा यहाँ पे हमको देखो गेहूं दिख रहे हैं, है ना, तो मतलब हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वहां पे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे गेहूं दिख रहा है हमको, तो फूड एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात किए गए हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू प्रोवाइड लेबर। बेटा लेबर मतलब क्या, मजदूर, मजदूर को वो राइट्स देंगे। वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो भी मजदूर काम करते हैं वर्ल्ड के अंदर उनको क्या हक मिलने चाहिए, जस्टिस कैसे देना चाहिए, वो डिसाइड करते हैं। बेटा यहाँ पे देखो ये जो पत्ता है ना वो पीस का पत्ता है, और बीच में देखो लेबर इंजन का वो पार्ट दिया है, जो मेहनत करते हैं ना वो इंजन का पार्ट, तो ये दिया हुआ है, तो ILO भी बीच में लिखा हुआ है, तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये जो लोगो है वो है ILO का, और उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर। लेबर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो जो मेहनत करते हैं ना, इंजन चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, मशीन का पार्ट दिया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ की हम बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका नाम चेंज होके हो गया है अभी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। देखो यूनिसेफ का भी चिल्ड्रन दिख रहा है, छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना, यस, तो ये इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। वो क्या काम करती है, चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज, कि भाई बच्चों को हम अच्छा न्यूट्रिशन दे, है ना, अच्छा फूड दे, अच्छा खाना दे, अच्छा एजुकेशन उनको मिले, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनकी हेल्थ प्रॉपर रहे, उनको अच्छा खाना मिले और एजुकेशन मिले, उसका ध्यान यूनिसेफ रखती है। यूनेस्को की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को हमको दिख रहा है, देखो पुराने जमाने का वो कोड जैसा आइकॉन दिया हुआ है, तो वो सब देखते हैं यूनेस्को क्या काम करते हैं। वर्क्स टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस टू रिमूव इलिटरेसी, वो क्या काम करती है बेटा, हाँ नेशंस के बीच में कोऑपरेशन इंप्रूव करती है बाय रिमूविंग इलिटरेसी, मतलब जो लोग पढ़ते नहीं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना लोगों का, एजुकेशन देना, जस्टिस देना, साइंस देना, मतलब साइंस सिखाना लोगों को, और कल्चरल रिसोर्सेज को मेंटेन रखना। हमने बात सुना है, पता है यूनेस्को हर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात आपने सुनी होगी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो क्या होता है बेटा, वो कल्चर मेंटेन करता है ना। अहमदाबाद इज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, तो हमारा जो कल्चर है हमारे पोर के अंदर वो मेंटेन रखता है वो। Beside this, there are sub councils and regional councils which undertake तो और भी बहुत सब काउंसिल्स है और बहुत ही रीजनल काउंसिल्स है जो बहुत सारे काम करते हैं। ओके बेटा हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा जनरल असेंबली, फिर हमने देखा सिक्योरिटी काउंसिल, फिर हमने देखा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और अब हम बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो यहाँ पे भी 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं काउंसिल में। ये मेंबर जनरल असेंबली सिलेक्ट करते हैं, और ये मेंबर्स ऐसे डिसीजन लेते हैं ऐसे कंट्रीज के लिए जिसने इंडिपेंडेंस अक्वायर नहीं किया है, जो इंडिपेंडेंस अक्वायर उन्होंने नहीं किया है ऐसे कंट्रीज के लिए ये डिसीजन लेते हैं। और ऐसे कंट्रीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए हैं उनके लिए भी डिसीजंस लेते हैं। कौन से डिसीजंस लेते हैं बेटा, वो डिसीजन लेते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। तो ट्रस्टीशिप, सर आप पूछो ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या काम करता है, तो बेटा ट्रस्टीशिप काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, वो जनरल असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं, जनरल असेंबली उनको रखते हैं वहां पे। और जो भी नेशन या तो उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिला या तो फिर वो किसी कंट्री से हार गए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वो सारी कंट्रीज के लिए सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात या डिसीजन लिए जाते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, भाई जस्टिस से हमको पता चलता है कि भाई जस्टिस मतलब न्याय, तो न्याय यहाँ पे मिल रहा होगा।
इनका हेडक्वार्टर है हेग नेदरलैंड में। यहाँ पे 15 जजेस बैठते हैं जो 9 सालों के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। दो नेशंस के बीच में डिस्प्यूट्स सॉल्व करना ये उनका काम है, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो भी आते हैं वहां पे लीगल एडवाइस ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देते हैं। आईसीजे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें 15 जजेस होते हैं, 9 सालों के लिए वो अपॉइंट किए जाते हैं। उनका हेडक्वार्टर है नेदरलैंड हेग में, और जो भी प्रॉब्लम्स नेशन के बीच में होती है वहां पे वो डिसीजन लेते हैं। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहां पे वो डिसीजन लेते हैं और लीगल एडवाइस सलाह देते हैं। 6 पॉइंट सेक्रेटरिएट। भाई 6 ऑर्गन्स देखने थे हमको, ये छठा ऑर्गन देख रहे हैं हम, सेक्रेटरिएट छठा ऑर्गन हमको देखने को मिला। द ऑफिसर ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड द सेक्रेटरिएट। तो भाई सेक्रेटरिएट मतलब क्या? जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। उसका जो ऑफिस है उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरिएट। तो भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। वैसे ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर सेक्रेटरी जनरल होता है जो सब एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। तो उसका ऑफिस जो है उसको ना बोलते हैं सेक्रेटरिएट। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 years। तो भाई सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट करता है? जनरल असेंबली 5 सालों के लिए अपॉइंट करते हैं। तो भाई सेक्रेटरी जनरल की मदद से जनरल असेंबली सेक्रेटरी सिलेक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करते हैं, असिस्टेंट सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसलेटर सिलेक्ट करते हैं और नए नए एक्सपर्ट्स सिलेक्ट करते हैं जो सेक्रेटरी जनरल को हेल्प करेंगे अपने काम करने में। सेक्रेटरीज मतलब तो आपको मालूम है कि भाई उनके भी सेक्रेटरीज होंगे, सेक्रेटरी जनरल के सेक्रेटरी होंगे, है ना, उनके असिस्टेंट होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो फाइलिंग वाइलिंग का काम कर रहे होंगे, ट्रांसलेटर्स होंगे क्योंकि इतने सारे कंट्रीज है तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट्स भी होंगे ये चीजों में जो एक्सपर्ट तरीके से काम कर रहे होंगे। तो ये चीजें ये लोग अपॉइंट किए जाते हैं सेक्रेटरी जनरल को हेल्प करने के लिए। भाई ये सेक्रेटरीएट न्यूयॉर्क के अंदर है और यूनाइटेड नेशंस कॉन्स्टेंटली मेहनत करता है वर्ल्ड पीस एस्टेब्लिश करने को, शांति मेंटेन करने के लिए, एकता मेंटेन करने के लिए और भाईचारा मेंटेन करने के लिए। द यूनाइटेड नेशंस हैज कॉन्स्टेंटली बीन मेकिंग एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस, world unity and to achieve the development or achieve the dream of universal brotherhood। शांति, एकता और भाईचारा ये एस्टैब्लिश करने के लिए कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हैं यूनाइटेड नेशंस। बेटा एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेना, हम नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 उनके तीनों के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तीनों के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं हम, तो मेहरबानी करके नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में है प्रेजेंट रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट रहिएगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन आंसर्स में आपको टिक करवाने वाला हूं अपनी टेक्स्ट बुक में और कई क्वेश्चन आंसर्स लिखवाने वाला हूं। ठीक है बेटा, चलिए अभी मैं बाय बाय बोल रहा हूं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 और फिर हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 कॉन्स्टिट्यूशन। बाय बाय।